नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक बार फिर बिहार में टीचर्स की क्या स्थिति है, इसको लेकर खास कार्यक्रम में सीधे बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं राहुल देव सिंह जी, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं टीईटी शिक्षक संघ। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुबोध यादव जी, जो कि प्रदेश कोषाध्यक्ष है शिक्षक संघ टीईटी के। बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी, राहुल जी, आपका आज शंखनाद में। मैं राहुल जी धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, तो क्या इस जातिगत जनगणना के प्रभाव से शिक्षकों का जो परीक्षा है, ये स्थगित हो सकती है? ऐसा लगता है आपको? इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं महसूस होता है कि परीक्षा पे कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इतना तय बात है कि जो तैयारी करने का समय शिक्षकों, नए अभ्यर्थियों को जो था मिलने तैयारी करने का, उन लोगों पर ये निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ेगा। जहां तक है परीक्षा होने की बात, तो बिहार सरकार की यह नीति शुरू से रही है और लोग जानते भी हैं कि बीपीएससी की परीक्षा की, ये जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, इसमें जो है ये जब जिस समय नियमावली आई थी, तो विगत 9 दिनों में 12 संशोधन किए गए थे और अभी वर्तमान में जो है 1 सप्ताह के अंदर 3 बार तिथि भी बढ़ाई गई। तो कमोबेश स्थिति ये बनती दिख रही है कि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इसकी तिथि आगे बढ़ाई जाए, वैसे संभावना बहुत कम दिखती है। जी बिल्कुल। सुबोध जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एक बार फिर बड़े स्तर पर शिक्षक आंदोलन करने वाले हैं? जी मैम, ऐसी संभावना बन सकती है। परिस्थितियां आगे क्या होती है यह 5 तारीख की बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 11 तारीख को हम लोगों को आश्वासन दी थी कि हम लोग शिक्षक संगठनों के साथ मिल कर बातें करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। लेकिन आज 20 दिन से ज्यादा बीत गया है और आज खबर आई है कि 5 तारीख को शिक्षक संगठनों के साथ सरकार वार्ता करेगी। लेकिन हालांकि शिक्षक संगठन उस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तय नहीं है और यह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। हाँ, यह बात जरूर सामने आ रही है कि महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक चलेगी। अब उसमें सर क्या लेते हैं निर्णय, मुख्यमंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं और उससे क्या हम लोगों की मांगे पूरी हो जाती है या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी एकमात्र मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, अगर हमारी मांगे को नहीं माना गया तो हम लोग पुनः आगे इससे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकार बाध्य करेगी हम लोगों को आंदोलन करने के लिए। हो सकता है कि बिहार के सारे स्कूलों में तालाबंदी हो जाए, क्योंकि आंदोलन का यह अगला चरण यही होगा। हम लोगों की आपसी जो बैठकें हुई है, आपस में जो बातचीत हुई है, उसमें यही निर्णय लिया गया है, या मौखिक रूप से भी हम लोग आपस में जो राय मशवरा किए हैं उसमें यही निर्णय लिया गया है कि सारे स्कूलों में तालाबंदी कर दी जाएगी। सरकार ऐसा जानबूझ करके करवाने के लिए मजबूर कर रही है। हम लोग 2 महीने से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग मजबूरन आंदोलन को उग्र करने को बाध्य होंगे। बिल्कुल। राहुल जी, अभी जैसा कि सुबोध जी ने ही बताया कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो बिहार के सभी स्कूलों में ताला लगा दिया जाएगा। अगर बिहार के स्कूलों में ताला लगता है तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ के जो बच्चे हैं, इससे वो प्रभावित होंगे। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? और ये सारी चीजें अगर होती हैं तो इससे शिक्षा के स्तर पर और बच्चों की जो शिक्षा है उसमें जो नुकसान होगा, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, इसके लिए सर निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार होगी, इसलिए कि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। सरकार जो है शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। दिन प्रतिदिन टालम टोल की नीति अपना करके शिक्षकों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने सम्मान को गिरवी रखकर शिक्षा तो प्रदान नहीं कर पाएंगे। और संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है कि शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का, तो हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्वक तालाबंदी करके अंतिम विकल्प, अंतिम ब्रह्मास्त्र हम लोग का तालाबंदी होगा और इसके पूरी की पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। हाँ, इसमें यह बात तय है कि इससे बच्चों की शिक्षा जरूर प्रभावित होगी, लेकिन आखिरकार शिक्षक जाए तो जाए कहाँ? जब शिक्षक पूरी अपनी मानदंड को पूरा करके आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एनसीटी के मानक को पूरा करते हुए अपनी अर्हता को प्राप्त करते हुए इस पेशे में आए, तो उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जबकि दीगर बात है कि बिहार के अन्य राज्यों में उनको इस प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
लेकिन एकमात्र बिहार ही ऐसा राज्य है जहां शिक्षकों को बिल्कुल उपेक्षित रूप से देखा जा रहा है सरकार के द्वारा। शिक्षकों को सिर्फ जो है सरकार अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना जानती है और जरूरत पड़ने पर शिक्षकों को नाकारा बताती है, और जब सरकार की आवश्यकता होती है काम करने के लिए तो शिक्षकों को काम में लगाया जाता है। उस समय शिक्षक उपयोगी बन जाते हैं, उनके पास ज्ञान आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये दोहरी नीति शिक्षक भी अब समझ चुके हैं, और शिक्षक पूरी तरह से, पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षक पूरी तरह से कमर कस के तैयार है कि अगर सरकार इस पे उदासीन रवैया अपना के रखती है तो निश्चित रूप से बिहार के सभी विद्यालयों में पूर्ण रूप में तालाबंदी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या शिक्षकों से मुख्यमंत्री वार्ता नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के बीच में क्या कोई बातचीत हुई है कि कब आप लोग बैठक करने वाले हैं? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार से क्या-क्या मांगे हैं? सुबोध जी। जी मैम, अभी तक जो मीडिया घरानों से, मीडिया चैनलों के माध्यम से जानकारियां बाहर आई हैं, उसमें महागठबंधन के घटक नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक है और वे अन्य घटक दलों की राय जानना चाहते हैं। हमारी मांगों के बारे में उनकी क्या राय है वो ये जानना चाहते हैं। ऐसी मीडिया घराने में खबरें चल रही है। हम लोगों को किसी तरह का कोई निमंत्रण 5 तारीख की बैठक में आने का नहीं मिला है। अब जब नहीं मिला है तो हम लोग नहीं कहेंगे कि हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। रही बात स्कूल अगर बंद हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा या इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार मजबूर कर रही है तालाबंदी करने के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग कितने दिनों से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। हम लोग जब से बहाल हुए हैं तब से हमारी मांग रही है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। और तो और हमारे सत्ता में बैठे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे, 14 अक्टूबर 2020 का शायद वो दिन था, और उसी दिन उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वो यह बात भूल गए, आज सत्ता में बैठे हैं और हम लोग जब उनके समक्ष गुहार लगा रहे हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी बयान इस पर उनका कोई नहीं आया है। यह बहुत दुखद है और हम लोग सरकार से यही गुहार करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। 4.5 लाख शिक्षक हैं और उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनका एक बहुत बड़ा एक संख्या है। बिहार में कोई भी कर्मचारी जितने बहाल हैं सारे विभागों में, इतनी बड़ी संख्या किसी भी विभाग के कर्मचारी की नहीं है। हम लोग सरकारी कार्यों को भी अगर अंजाम देते हैं तो मजबूती से अंजाम देते हैं। हम लोगों के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अभी जातिगत जनगणना की बात आप कर लीजिए। अगर मान लिया जाए, एक थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि अभी सारे शिक्षक ये अड़ जाएं कि हम लोग जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे या एक गैर शैक्षणिक कार्य है, तो क्या होगा? नीतीश कुमार जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जाति आधारित गणना, उस पर ग्रहण लग जाएगा और उनकी सारी जो मंसूबे पाले हुए हैं, वो अपने राजनीतिक मंसूबे जो पाले हुए हैं उन पर ग्रहण लग जाएगा। तो हम लोग हमेशा सरकार की मदद करते आ रहे हैं। सरकार की हमेशा से सारे कार्यों में मदद करते आ रहे हैं। जब हमें कुछ देने की बात आती है तो सरकार कहते हैं कि ये अयोग्य हैं, ये कार्य नहीं करते हैं। बीएलओ का कार्य हमसे ही करवाया जाता है। जाति आधारित जनगणना हम लोग कर रहे हैं, चुनाव हम लोग करा रहे हैं, घर घर सर्वे करने की बात होती है तो हम लोग करते हैं। पूरे कोरोना कार्यकाल में क्वारंटीन सेंटर पर जहां आदमी जाना उधर मुनासिब नहीं समझता था, वहां पे हम लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से जो लोग प्रवासी मजदूर आए थे, उनका हम लोगों ने सेवा किया, उन लोगों की सारी समस्याओं को देखा। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो दिल में कष्ट होता है। मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि हम तालाबंदी करेंगे, मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि सरकार स्कूलों को बंद कर देंगे। ये मजबूरन कहना पड़ता है, कहने की इच्छा नहीं है। हमारी एकमात्र मांग है कि एकमात्र है हमारी सारी शिक्षकों को करो सरकार, यही मांग है, यही नारा है हमारा। ये निवेदन करते हैं सरकार से, तारीख की बैठक में इस पर मुहर लगा दी जाए, पर आम सहमति बना ली जाए, इसलिए कि हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं और बहुत दिनों से सरकार के सारे कार्यों को अंजाम देते आ रहे हैं और ऐसा है निश्चित रूप से हम लोग सरकार के समक्ष खड़ा होंगे, साथ खड़े होंगे, उनके कंधे से कंधे मिला करके सारे कार्यों को करेंगे और विद्यालय भी सुचारू रूप से चलाएंगे।
चलिए बलवंत जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि शिक्षकों का जो मुद्दा है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर, और जो आपका ये परीक्षा का जो मुद्दा ये चल रहा है, इस पर कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, हम लोग 15-20 वर्षों से हमारे नियोजित शिक्षक संघर्षरत हैं। हम लोग विद्यालयों में सुचारू रूप से बच्चों को शिक्षण कार्य में लगे रहे हैं। सरकार समय-समय पर हम लोगों का मानदेय बढ़ाती रही है और एक चाइनीज वेतनमान ही सही, एक वेतनमान, एक ढंग का मानदेय देती रही है। हम लोग सरकार से बस इतनी मांग करते हैं कि जब हम आपका विद्यालय में या आपका सारा काम करते हैं, आप हमको आपके सरकारी विद्यालय में हम शिक्षक हैं, आपके वेतन हमको मिलता है आपका वेतन, तो हमको सिर्फ अपना बना लो, अपना मान लो, राज्यकर्मी बना दो। बस एक ही मांग हम लोगों का सरकार से है कि सिर्फ राज्यकर्मी बना दीजिए, हम लोग और तन मन धन से काम करते रहेंगे। सरकार को पता है, विभाग को पता है कि हमारे नियोजित शिक्षकों ने कितना अच्छा काम किया है। एक वाकया है कि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे समान काम समान वेतन के लिए, तो नीतीश सरकार पीठ थपथपाई थी कि हमारे विद्यालयों में हमारे शिक्षक के पढ़ाने से हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। सरकार मानती है, हम लोगों का सिर्फ मांग है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया था पिछले 11 को, और सरकार के तरफ से न्यूज आ रहा है कि अपने गठबंधन दलों के साथ बैठक करेंगे। हम लोगों को अभी सूचना बैठक की नहीं मिली है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त तक का, कि 15 अगस्त तक सरकार अगर हम लोगों के लिए कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो 15 अगस्त के बाद हम लोग विस्तृत आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी बिल्कुल। आप लोगों के संघ की तरफ से, टीईटी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि बिहार के शिक्षा मंत्री लापता हैं। जो उन्हें ढूंढ कर लाएगा, जो उन्हें खोज कर लाएगा, उसको 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। राहुल जी, क्या माना जाए कि बिहार से शिक्षा मंत्री गायब हो गए? इस पोस्ट के क्या मायने हैं? ये शिक्षा मंत्री की कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन चूंकि हम शिक्षक हैं और एज शिक्षा मंत्री हमारे अभिभावक हैं, तो हम चाहेंगे कि अभिभावक हमारे कार्यों पे ध्यान दे, हमारी सुने। लेकिन इसी बीच में खबर आई कि वो अपने कार्यालय में विगत 22-25 दिनों से नहीं जा पा रहे हैं। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है, इस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, हमारे संगठन की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया था कि जो शिक्षा मंत्री को ढूंढ कर लाएंगे उसको 1001 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और इसी पोस्टर का असर देखिए कि कल के डेट में ही पोस्टर जारी किया गया सुबह में, और शाम को शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय में पाए गए। अब किन कारणों से पाए गए? शायद पोस्टर का ही असर था। कहीं न कहीं पोस्टर के जरिए वो पोस्टर उन तक भी पहुंचा और उनको महसूस हुआ कि नहीं, हमारे शिक्षक हमको ढूंढ रहे हैं। अब कतिपय कारणों से मैं नहीं जाऊंगा तो शिक्षक हमारे नाराज हो जाएंगे, तो शायद इसी वजह से वो अपने कार्यालय पहुंच गए और सुबह का जारी किया गया पोस्टर देख करके शाम को ही पहुंच गए कि शिक्षकों को बड़ी तकलीफ है कि मैं कार्यालय नहीं जा पा रहा हूं। तो उनकी बातों को सुनने के लिए, मानने के लिए वो मैम कार्यालय पहुंच गए। जी जी बिल्कुल सुबोध जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में ये जो समस्या चल रही है, शिक्षकों की समस्या, इससे कितने लोग पीड़ित हैं? शिक्षकों की जो सुबोध जी। समस्या है, जी शिक्षकों के पास सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि 11 तारीख का जो हम लोगों का 1 दिवसीय आंदोलन था, उस आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे अधिकतर शिक्षकों को निलंबित, मतलब अधिकांश, मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 100-200 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जबकि बहुत सारे शिक्षक, सभी शिक्षक जो भी आंदोलन में भाग लिए थे, सब लोग सीएल लेकर के गए थे, अपने प्रधानाध्यापक से छुट्टी लेकर के गए थे। इसके बावजूद भी बाकायदा पत्र निकाल कर कि 11 तारीख के आंदोलन में पटना में जो लोग आए थे सब पर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। हमारे राहुल देव सर उनमें से एक हैं, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। जबकि संविधान का आर्टिकल 19 के विभिन्न उपधाराओं में, उपबंधों में हम लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि हम शांतिपूर्वक सरकार के पास अपनी मांगों को रख सकते हैं, उनके समक्ष धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यह क्लास 6 में हम लोग पढ़ाते भी हैं बच्चों को। क्लास 6 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन एक किताब चलती है। उस किताब में
पेज नंबर 54 पर ये बताया गया है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो सरकार को सूचना दे करके, बाकायदा परमिशन दे करके हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने ये किया, लेकिन सरकार शिक्षकों को दबाना चाहती है, उनकी बातों को दबाना चाहती है, उनको शोषित करना चाहती है, उनका शोषण करते रहना चाहती है, जो 20 सालों से करते आ रही है। और इसी का एक वाकया है कि शिक्षकों को निलंबित किया गया है। सबसे पहले तो यह कानून सम्मत नहीं है, जो निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई है वह कानून सम्मत नहीं है। किन्हीं किन्हीं को तो बिना स्पष्टीकरण पूछे सीधे निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है, जो बहुत ही गलत है, गैर कानूनी है। दूसरी बात, समस्या क्या है कि हम लोग 20 सालों से सेवा देते आ रहे हैं और हम लोगों को कहा दिया गया कि आप भी नए अभ्यर्थी के साथ, नए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके साथ आप आइए, फॉर्म भरिए और आप भी राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग 20 सालों से जो कार्य कर रहे हैं उसके कार्य अवधि का, उनके कार्य सेवा काल का कहीं कोई गिनती नहीं है, कहीं कोई वेतन संरक्षण की कहीं बात नहीं लिखी गई है, जबकि ये सारी बातें नियमावली में तय थी कि नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। फॉर्म भी फिलअप करने की सारी तिथियां गुजर गई है और नियोजित शिक्षक, बहुत सारे नियोजित शिक्षक, 80% नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं। फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी, उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है उस पर क्या विचार करना है, कैसे करना है। तो मजबूर कर रही है सरकार, हम लोगों को मजबूर कर रही है आंदोलन को तीव्र करने को। मजबूरन हमें स्कूलों में तालाबंदी करनी पड़ेगी। बिल्कुल राहुल देव जी, जैसे आपको निलंबित किया गया है, अभी सुबोध जी ने बताया, ऐसे बहुत से अध्यापक होंगे जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त वो सभी जो अध्यापक हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे की उनकी क्या योजना है? देखिए, इसमें कैसा है कि जो निलंबित करने का इनका प्रक्रिया है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और एक संविधान के तहत निलंबन करने की जो प्रक्रिया है, एक जो उसके लिए रूल बना हुआ है कि निलंबन के पूर्व आपको जिनको निलंबन किया जाना है उससे स्पष्टीकरण पूछा जाता है, शो काउज नोटिस दिया जाता है। शो काउज नोटिस को जवाब देने का उसका एक लिमिट टाइम होता है कि इतने समय तक में आपको जवाब दे देना है। जवाब नहीं प्राप्त होने के बाद ही निलंबन किया जाता है। लेकिन कई जिलों में देखा गया है, इसका खुद मैं भी पीड़ित हूं, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। हमारा निलंबन का पत्र जारी डायरेक्ट कर दिया गया, उसके लिए स्पष्टीकरण इशू किया गया, लेकिन किस कारण से वो, किसी कारणों से वो हमें एक उचित वैधानिक तरीके से हमें हस्तगत नहीं करवाया गया और 2 दिनों के बाद जो है सो डायरेक्ट जो है सो निलंबन का अनुशंसा कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से वैधानिक नहीं है। और बिहार के कई जिलों में इस प्रकार का वाकया हुआ है, जिसको लेकर के बिहार के कई सारे शिक्षक लामबंद होकर के पटना उच्च न्यायालय में केस भी दायर किए हैं। इसके खिलाफ कई शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। जबकि मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा 11 जुलाई को जो पटना में धरना प्रदर्शन था, ये बिहार शिक्षक नियमावली के विरोध में बिल्कुल नहीं था। यह धरना प्रदर्शन हम लोगों का राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए था। माननीय के पाठक अपर मुख्य शिक्षा सचिव ने पूर्व में ही पत्र जारी किया था कि जो बिहार शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध करेंगे उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने इस मद में नहीं ये किया था, इसको लेकर के हमने आंदोलन नहीं किया था। हम लोग का आंदोलन राज्यकर्मी को दर्जा को लेकर के था और इसके लिए बाकायदा अनुमति भी हमें दी गई थी, जिसका की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों ने वैधानिक तरीके से अपना आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से किया था, अहिंसक तरीके से किया था और इसको लेकर के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन अब सरकार जो है हिटलरशाही की नीति अपना करके शिक्षकों पे कार्रवाई करना चाहती है। ये बिल्कुल समझ से परे है कि सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई, एक तरफ से सरकार विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन सदन में खड़े होकर आश्वासन देती है कि मैं शिक्षकों से बात करूंगा और उनको उनकी मांगों पर मैं विचार करूंगा, और दूसरी तरफ उनके अपर मुख्य सचिव के द्वारा बिहार के 38 जिलों में हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई की अनुशंसा के लिए पत्र प्रेषित किया जाता है विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी। उनका यह नीति दोहरा शिक्षकों को समझ से बिल्कुल परे है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग विद्यालय से दूर जाएं, बच्चों से दूर जाएं। हम लोग
बच्चों को शिक्षा देने में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति हम लोगों को लाचार और मजबूर कर रही है। इसको लेकर के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तटस्थ और एकदम प्रतिबद्ध हैं। इसको लेकर के पटना उच्च न्यायालय में भी परिवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई परसों हुई थी, लेकिन कमोबेश कारणों से उसकी जो प्रति थी वो हिंदी में थी। तो पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके लाएं, फिर इसकी सुनवाई की जाएगी। तो अभी वो सुनवाई चल रही है इसको लेकर के, जिसमें कि वो सरकार को से जवाब मांगा जाएगा कि आपने जो ये किया है वो किस प्रकार से किया है, किसके तहत किया है, किस संविधान के धाराओं के तहत किया है, वो जवाब सरकार से पूछा जाएगा। जी बलवंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी जो बड़ा एक आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोग अभी सोच विचार रहे हैं, तो क्या उसका रोड मैप आप लोगों ने तैयार कर लिया है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है शिक्षकों को कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा के लिए ही हम लोगों ने पिछले 11 जुलाई को आंदोलन किया था, और हमको लगता है कि सरकार हमको राज्यकर्मी का दर्जा देगी, और इसी विश्वास के साथ हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। 15 अगस्त तक का समय मिला है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से हम लोगों ने पिछले दिनों मुलाकात किया था। आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द अपने महागठबंधन के नेताओं से बात करने के बाद संघ के लोगों से बात की जाएगी और आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है मिलेगा। अगर इसमें सरकार कोताही करती है, इधर उधर की बातें करती है, बीच का रास्ता निकालना चाहेगी, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। 15 अगस्त तक हम लोगों ने दे दिया है समय। 15 अगस्त तक हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे, स्कूलों में तालाबंदी करेंगे, अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। जी मैम। जानना चाहती हूँ सुबोध जी, बिहार में अन्य राज्यों से कम क्यों है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना मेरा? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सुबोध जी, आप मेरे सवाल सुन पाए? नहीं सुन पाया, जरा सा रिपीट किया जाए। जी, मैं दोबारा से पूछती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षा के मामले में बिहार अन्य राज्यों से पीछे क्यों है? अन्य राज्यों से कम क्यों है शिक्षा के मामले में? जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पैसा खर्च कर रही है। ऐसा नहीं है कि पैसा कम खर्च कर रही है, बहुत सारा पैसा सरकार शिक्षा के विभाग में खर्च कर रही है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग सही तरीके से और सही दिशा में नहीं करके उसे वोट बैंक का एक राजनीति का केंद्र बनाया गया है। आज बिहार का शिक्षा बजट 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन यह पैसे वोट बटोरने की नीतियों में लगाया जा रहा है। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, एमडीएम हो, और सारी कितनी सारी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। वो सिर्फ पैसा बांटती है, वो उसमें उसकी उपयोगिता क्या है, उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, उससे कितना लाभान्वित बच्चे हो रहे हैं, उस पैसे का सही उसमें उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप सिर्फ बयानबाजी करती है कि हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा कर रहे हैं, फिर भी शिक्षक नाराज हैं या बिहार की शिक्षा तो इसके पीछे शिक्षक गलत नजर दिया। शिक्षा व्यवस्था अगर आपको देखेंगे तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल आपके पीछे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहाँ की लाइब्रेरी ठीक है, वहाँ का प्रैक्टिकल रूम ठीक है, वहाँ शिक्षकों को अच्छा मानदेय दिया जा रहा है, वहाँ पे अच्छा वेतन दिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं शिक्षा कर सकती है। आप कहिएगा कि सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था नहीं सुन रही है, तो ये गलत तर्क है। सरकार पैसा खर्च तो कर रही है, लेकिन अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बटोरने की नीतियों के पीछे खर्च कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनकी योजना कुछ भी नहीं है। पैसे के बंटवारा किया जा रहा है, पैसा भी जनता का खर्च हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सुधर रही है। इसके पीछे सरकार की जिम्मेदार है।
इसी कारण से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सातों में जा रही है। जी, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा के स्तर में बिहार में इतनी कमी क्यों है, इसके पीछे जो आपने वजह बताई, जो बिहार कभी शिक्षा के मामले में नालंदा विश्वविद्यालय जिसका इतिहास रहा हो, आज वही राज्य शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। ये बेहद दुखद है और आप लोगों की जो समस्या है इसको लेकर आगे सरकार क्या कदम उठाने वाली है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप सभी ने हमें समय दिया, अपने बारे में बताया कि किस तरीके से शिक्षक जो है इस समय परेशान है, किस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें निलंबित भी किया जा रहा है, जैसे कि राहुल देव जी को किया है, अन्य को भी किया है। तो किस तरह से जो एक शिक्षक है वो वहाँ पे परेशान चल रहा है, इस विषय में आपने हमें बताया। हमारे सभी जी राहुल जी। जी मैम, मैं ये आपने जो सवाल किया कि बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। बहुत कम समय में प्रकाश दे दूंगा। देखिए कैसा है कि बिहार में साक्षरता का दर 61.8% है, ठीक है, 68.1%। तो बाकी जो 29% है वो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें सरकार को सोचना है। एक ही सरकार पिछले कई सालों से बिहार में राज कर रही है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि इतने परसेंट बच्चे विद्यालय क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहली से पांचवी तक, पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के मात्र 60% बच्चे विद्यालय पहुंच पा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 72% है। तो बाकी जो 40% बच्चे हैं वो कहाँ गए, वो विद्यालय तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जो सबसे अहम और दीगर बात यह है कि बिहार में शिक्षा के बजट पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। 55,000 करोड़ रुपया बिहार में शिक्षा के बजट में खर्च किया जाता है। उसके बाद भी बिहार की शिक्षा की यह स्थिति है। बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या 77,558 है। मैं बता दूं कि बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या 77,558 है। उसमें से 10,717 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएं, सारा दोष शिक्षकों के ऊपर दे देती है। तो शिक्षक भला क्या कर पाएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करते हैं, आप विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं, एक ही शिक्षक से आप प्राइमरी स्कूल में भी पढ़वाते हैं, फिर उनको आप पत्र द्वारा जारी करके कहते हैं कि उनको अपर प्राइमरी में भी जो है हाई स्कूल में उनका पट्टी नियोजन डेप्यूटेशन कीजिए, वो बच्चों को पढ़वाएंगे। तो एक पजामा तो भाई फेरा फेरी का चढ़ने जाने वाली स्थिति तो भाई नहीं चलेगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या करें। 91% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 94% स्कूलों में इंटरनेट की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े उपलब्ध हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ये आंकड़े उपलब्ध हैं। स्कूलों में सुविधाओं की घोर कमी है, बच्चे आज भी जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, शिक्षकों की कमी है। बिहार में जो है सो साक्षरता दर 61.8% है। क्यों? इसके वजह से बच्चों की स्कूलों से दूरी है। अब बच्चे कहाँ जाएं? पहली से पांचवी तक के 60% बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, बाकी 40% बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 72% है। 71% बच्चे जो है ट्यूशन के भरोसे हैं, 29% बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, राष्ट्रीय औसत 30.5% है। तो कुल मिलाकर के यह तय करना पड़ेगा सरकार को कि हमने जो शिक्षा के बजट पे 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया है उसका सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या शिक्षा को केवल राजनीति का केंद्र बना के रख दिया गया है। जो भी सरकारें बिहार में आती है वो दो मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसी मुद्दों पे चुनाव लड़के जीत के सरकार में आती है और ये मुद्दा ज्यों का त्यों धरा का धरा रह जाता है। तो सरकार इसमें पूर्ण रूपेण दोषी है, शिक्षक कहीं से भी दोषी नहीं है। शिक्षकों ने जो लर्निंग आउटकम दिया है सरकार को, वो पूरे भारत में देखने योग्य है। आज आप मैम जानती होंगी कि बिहार पहला राज्य बन गया है पिछले 3 सालों से जो मैट्रिक की परीक्षाएं, इंटर की परीक्षाएं ससमय निष्पादित करवाती है और उसकी परीक्षा फल भी ससमय प्रकाशित करवाती है। तो इतने बच्चे पास हो रहे हैं, इतने ज्यादा संख्या में बच्चे पास हो रहे हैं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं। सरकार कहती है कि बिहार के शिक्षक योग्य नहीं है। अब सरकार की ये बातें एकदम दुर्भावना से ग्रसित है।
बिहार के शिक्षकों को इस प्रकार से अपमानित और लज्जित करना सरकार को कतई शोभा नहीं देता है। शिक्षक जो है समाज के मजबूत स्तंभ हैं। बच्चों के नव निर्माण में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उनके चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक सरकारी स्कूलों में समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे गरीब, शोषित, अभिवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। उसके बाद भी सरकार के द्वारा शिक्षकों का इस प्रकार से मानसिक शोषण किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मैम। जी बिल्कुल, आपने जो बताया ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे सरकार को विचार भी करना चाहिए कि आखिर बिहार में इतने बड़े प्रतिशत में बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी, आपने जो हमें जानकारी दी है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आज शंखनाद के।